हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद संदीप सर में। आज हम फिजिक्स क्लास 10th का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण के भाग क्या होते हैं, गोली दर्पण के जो भाग होते हैं उसकी परिभाषाएं क्या होती हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं, उस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। उससे पहले मैंने पार्ट 2 में अपवर्तन के नियम बताए थे, परावर्तन के नियम बताए थे मैंने, और वहाँ पे समतल जो दर्पण होता है उसके प्रतिबिंब बनने के नियम बताए थे। आज हम गोली दर्पण पे चर्चा करेंगे। तो गोली दर्पण से चर्चा करने से पहले हम सीखते हैं यहाँ पे गोली दर्पण आ रहा, दर्पण यहाँ पे क्या होता है, दर्पण कैसे बनता है। तो दर्पण यहाँ पे दर्पण की परिभाषा हम लोग लिखते हैं। आप लोग क्या करोगे, जैसे हम बोलते चले जाएं आप लोग नोट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दर्पण हम लिखेंगे, उस दर्पण में लिखेंगे वह समतल प्लेट, वह समतल कांच की प्लेट जिसके एक तल पर कलई कर दी जाती है, जिससे इसका दूसरा तल परावर्तक तल बन जाता है, तो इसे हम दर्पण कहें। तो ये क्या जो परावर्तक तल बन जाता है वो दर्पण कहलाता है, ठीक है। आप सभी लोग जानते हैं कांच की एक समतल प्लेट होती है, उस पर 2 तल होते हैं, एक ऊपर होता है एक नीचे होता है। उसका एक तल एक तल पर कलई कर दी जाती है तो दूसरा तल इसका परावर्तक बन जाता है, तो ऐसा जो परावर्तक तल दर्पण कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में आता है दर्पण की, मैंने परिभाषा यहाँ पे नोट कर ली। उसके बाद में आता है गोली दर्पण। गोली दर्पण के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो अब आएगा गोली दर्पण। दर्पण तो पता लग गया हमने किस तरीके से बनाते हैं दर्पण को, वो समतल प्लेट होती है हमारी। और गोली दर्पण को बनाने के लिए गोली प्लेट होना अनिवार्य है। तो गोली दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे कि वे दर्पण कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं, गोली दर्पण कहलाते हैं। गोली दर्पण कैसे होते हैं, खोखला कांच का कटा हुआ भाग, जैसे ये मान लो खोखला कांच, इस तरीके से ये आपका गोला है, खोखला कांच है, उसी से मान लो सपोज दैट ये एक भाग काट दिया जाए, ये भाग जो कटा हुआ भाग इसके ऊपर से कलई कर दी जाती है, एक भाग पर कलई कर दी जाती है, जिससे ये अंदर वाला परावर्तक तल बन जाता है। तो ये आपका जो परावर्तक तल बन जाता है ये आपका क्या कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। ये खोखले कटे हुए कांच के भाग होते हैं। अब गोली दर्पण भाई आपके 2 प्रकार के होते हैं, सभी लोग लिखेंगे गोली दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। साथ साथ नोट करते हुए चलेंगे। अब बात आती है गोली दर्पण भी आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 आपका होता है उत्तल दर्पण, नंबर 2 आपका होता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अवतल दर्पण की चर्चा करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, और अवतल दर्पण की सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे। पहले यहाँ पे फिगर बना लेते हैं, अवतल दर्पण होता भी क्या है तुम्हारा। ये आपका अवतल दर्पण हुआ, इसके बाहरी तल पर कलई की जाती है, उभरे हुए तल पर कलई की जाती है, और अंदर दबे हुए तल पर तल से क्या होता है, परावर्तन होता है। जैसे सपोज दैट ये किरण आपकी आ रही है, ये किरण आकर यहाँ से टकराकर ये परावर्तित हो जाती है, इस तरीके से चली जाती है, यहाँ से परावर्तन हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इस वाले दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे। तो अवतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती है और इसका परावर्तन दबे हुई सतह से होता है, दबे हुए तल से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और इसी के बाद ये मतलब आनी चाहिए कि यहाँ पर जो कलई की जाती है जी, मतलब आपका ये तो है तो अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण है, और ये कलई की जा रही है। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये कलई किसकी किसकी हो सकती है। ये कलई जो होती है वो पारे व चांदी का लेप होता है, पारे व चांदी की कलई की जाती है, और लेड ऑक्साइड का लेप होता है। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आपने जो दर्पण देखा है उसके पीछे जो कलई होती है वो रेड कलर की जो कलई होती है वो लेड ऑक्साइड होता है। उसके अंदर जो आप जो खरोंचते हो उसे, तो वो वहाँ पे चांदी निकलती है, और पारा का जो पारा निकलता है उससे कलई की जाती है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया जाके अवतल दर्पण।
तो आप लोगों को क्या है, परिभाषा को रटना नहीं है। आप लोग वैसे भी बता सकते हो कि जो अवतल दर्पण क्या होता है कि इसके उभरे हुए तल पर कलई की जाती है और इसका परावर्तन होता है, अंदर की दबी सतह से परावर्तन होता है, तो ऐसे दर्पण को हमको अवतल दर्पण कहते हैं। इसके बाद में इसका अपोजिट जो पार्ट होता है, इसके अपोजिट जो पार्ट होता है ये आपका बन जाता है जाके। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आएगा उत्तल दर्पण। तो इसके बाद में हम उत्तल दर्पण चर्चा करेंगे। ये आपका जो होता है, ये आपका उत्तल दर्पण है, इसकी जो दबी सतह पर क्या की जाती है, कलई की जाती है। और ये जो तल होता है आपका, वो परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल। और इसका जो परावर्तक तल होता है, ये होता है ई वाला परावर्तक तल होता है। तो ये तुम्हारा क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसकी दबी हुई सतह पर कलई की जाती है और इसका जो परावर्तक तल होता है, परावर्तन इसका बाहरी सतह से होता है, तो ऐसा दर्पण उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब हेडिंग डालते हैं। अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे, गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। अब ये आपका मोस्ट है, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम यहाँ पे लिखेंगे। तो लिखेंगे गोलीय दर्पणों से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं जो क्या होती है, वो निम्न प्रकार की होती हैं। आइए हम एक एक करके उसे सीखते हैं। सबसे पहले हम एक इसका ग्राफ बना लेते हैं, गोलीय दर्पण होता क्या है। तो यहाँ से ये कट कर दिया गया भाग होता है, इसके उभरे हुए तल पर कलई कर देते हैं और आप समझ सकते हो ये आपका जो बनेगा जाके अवतल दर्पण बनेगा। और इसमें से हम क्या करते हैं, ये हमारी क्या होती है, इसकी मुख्य अक्ष होती है, ये मुख्य अक्ष होती है। यहाँ पर क्या होता है, ये ध्रुव होता है, ये ध्रुव होता है। और यहाँ पर क्या होता है, इसे सी बोलते हैं, इसे केंद्र बोलते हैं, ये केंद्र होता है। और ये जब आपका वो अंदर होता है, ये होता परावर्तक तल, ये परावर्तक तल होता है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। ये आपका दर्पण का द्वारक होता है। और ये दर्पण का द्वारक, ये आपकी जो होती है वो मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष होती है। ठीक है, तो आइए हम सभी पर डिस्कस करते हैं। अगर हम उत्तल दर्पण को बनाना चाहें तो उत्तल दर्पण में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर ये दर्पण का द्वारक हो जाएगा, ये आपकी मुख्य अक्ष हो जाएगी। इसका जो उत्तल दर्पण में इसके जो दबी सतह से क्या करते हैं, इसमें दबी सतह से कलई कर दी जाती है और उभरी सतह से इसका परावर्तन होता है। तो यहाँ पर ये आपका क्या कहलाएगा, ये ध्रुव कहलाता है। और ये जो है परावर्तक तल कहलाता है, ये द्वारक कहलाता है, दर्पण का द्वारक ये वाला कहलाता है। और ये आपकी मुख्य अक्ष हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आपका बन रहा है अवतल दर्पण और ये बन रहा है जाके उत्तल दर्पण। तो इसमें से सबसे पहले हम क्या कहेंगे, इसमें से एक एक करके डिस्कस करते हैं सभी परिभाषाएं क्या होती हैं। तो उस तरीके से हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे दर्पण का ध्रुव। फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी दर्पण का ध्रुव। तो दर्पण का ध्रुव क्या होता है, तो यहाँ पे देखते हैं दर्पण के ध्रुव को हम P से डिनोट करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव को P से डिनोट कर लो, पॉल इसे बोलते हैं, ध्रुव को पॉल। तो इसमें परिभाषा हम लिखेंगे। तो लिखते हैं कि दर्पण का ध्रुव कहाँ पे है आपका, हमें रटना कुछ भी नहीं है। दर्पण का ध्रुव कहाँ पे है, बीच में। ये मतलब परावर्तक तल है, परावर्तक तल के बीच का पॉइंट है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। तो गोलीय दर्पण में परावर्तक तल के
लिखेंगे परिभाषा, गोली दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल का मध्य बिंदु है, ठीक है। गोली दर्पण में परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका दर्पण का ध्रुव हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे वक्रता केंद्र। इसे हम डिनोट करते हैं सी से, और ये आपका होता है वक्रता केंद्र। अब आप लोग ये देखोगे वक्रता केंद्र हमको किस तरीके से यहाँ पे देखेंगे वक्रता केंद्र क्या होता है, ठीक। अब देखो वक्रता केंद्र हमारा क्या होता है, इसमें लिखेंगे गोली दर्पण, जिस खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं उसमें उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इस खोखले कटे हुए गोले के भाग हैं, तो जिस खोखले गोले कटे का कांच का जो भाग होता है उसका जो केंद्र होता है वो गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, जिसे सी से डिनोट करते हैं। इसके बाद में हमें यहाँ पे थर्ड हमारा आता है मुख्य अक्ष। जो मुख्य अक्ष तो ये उसके बारे में क्या करेंगे, देखो मुख्य अक्ष हमारी ये है, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाती हुई जो रेखा जा रही है वो हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष। तो इसमें भी हम चर्चा करेंगे मुख्य अक्ष हमारी क्या होती है। गोली दर्पण में ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। देखो बिल्कुल समझ के चलना, फिगर को अगर डायग्राम को अगर समझ लोगे तो परिभाषाओं को रटना नहीं है आपको। कब तक कितनी चीजें रटते रहोगे, यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे देखो ध्रुव और वक्रता केंद्र यहाँ पे समझते हैं सॉरी। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर हमारा आएगा वक्रता त्रिज्या। ये वक्रता त्रिज्या होती है, इसे R से डिनोट करते हैं। अब आप लोग समझते हो कि वक्रता त्रिज्या हमारी कहाँ से बनेगी, और केंद्र और यहाँ तक की दूरी, परिधि के कहीं तक की दूरी, या केंद्र से परावर्तक तल के किसी भी बिंदु तक की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। या फिर दूसरी भाषा में गोली दर्पण जिस खोखले कांच के गोले के कटा भाग होता है उसकी त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसके बाद में 5 पॉइंट आपका अविलंब आएगा। अविलंब क्या होता है, अविलंब के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो सभी लोग लिखेंगे देखिएगा, अविलंब हमारा ये होगा जाके केंद्र से दर्पण के किसी बिंदु पर मिलाने वाली रेखा उस मुख्य अक्ष पर अविलंब होती है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि अविलंब के बारे में लिखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अविलंब में हम क्या करते हैं, अक्सर कर कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं। अविलंब हमारा ये होता है, अविलंब में हम लिखेंगे दर्पण के किसी बिंदु से केंद्र तक मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष पर अविलंब होती है, ठीक है। तो मुख्य अक्ष पर अविलंब होगी हमारी। तो उसके बाद में 6 पॉइंट हमारा बनेगा जाकर दर्पण का द्वारक। लिखेंगे सभी दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण के द्वारक में हम लिखेंगे दर्पण के द्वारक के बारे में परावर्तक तल का जो व्यास होता है दर्पण का द्वारक कहलाता है। देखिएगा ये हमारा यहाँ पे परावर्तक तल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, द्वारक भी यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। तो परावर्तक तल इस तरीके से अगर देखा जाए तो ये यहाँ पर इस तरीके से अगर आपका दर्पण है तो ये जो यहाँ पर क्या बनता है जाकर इस तरीके से परिधि बन जाती है। तो ये जो आपका क्या कहलाएगा, फिर व्यास कहलाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे दर्पण के द्वारक में परावर्तक तल का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। परावर्तक जो तल है उसका व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसमें कोई भी पॉइंट को देखो अच्छी तरीके से हम फिगर को कंप्लीट कर लेंगे तो आपको सभी मतलब यहाँ पर सभी कोई भी यहाँ पर आपकी जो इन पॉइंटों में कोई भी किसी पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। उसके बाद में आता है हमारा फोकस और मुख्य फोकस।
तो देखिएगा मुख्य फोकस पर हम बात करते हैं तो क्या बनता है, जाके मुख्य फोकस उस पर चर्चा करते हैं। अगर हमारा परावर्तक तल, सपोज दैट ये है हमारा, इस तरीके से मैंने बना लिया, अवतल दर्पण बना दिया, और ये हमारी मुख्य अक्ष है, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये यहाँ पे जान लो सपोज दैट ये फोकस है हमारा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे मुख्य फोकस या मुख्य फोकस में 7th वाले में मुख्य फोकस या फोकस, इसमें हम लिखेंगे मुख्य अक्ष के समांतर, लिखो सभी लोग, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं। अवतल दर्पण में ये मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, ये दोनों बातें हैं। अवतल दर्पण में तो मुख्य फोकस से मुख्य अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप याद करोगे। इसी कारण इसका एक कारण भी है, यहाँ पर अवतल दर्पण में ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, तो इसी कारण इसका जो अवतल दर्पण का जो प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। और उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कारण यही है, वहां पर जो किरणें हैं आती हुई प्रतीत होती हैं और यहाँ पर जो किरणें होती हैं वो वहां से मुख्य फोकस से जाती हैं। तो इससे जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है और इससे उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो अगर हम इसमें देखें, उत्तल दर्पण में देखें तो किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा हमारा, यहाँ से जो कलई की जाती है वो दबी हुई सतह पे की जाती है और जो परावर्तन तुम्हारा होता है वो उभरी हुई सतह से होता है। तो ये हमारी यहाँ पर मुख्य अक्ष हो गई है। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें, ये ध्रुव हमारा है P, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात वापस लौट जाती हैं। सभी को मालूम है अपवर्तन के पश्चात वापस लौट जाती हैं और इन्हें हम जब आगे बढ़ाते हैं इस तरीके से तो ये फोकस से होकर यहाँ इस टाइप से जाती हैं, ये फोकस से होकर इस टाइप से जाती हैं। तो यहाँ पर हमें पीछे बढ़ाने पर तो ये मिलती हैं जाके। तो इसी प्रकार उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है आभासी भी होता है प्रतिबिंब, लेकिन दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा और सीधा बनता है। यहाँ पर अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, तो इतना आप लोगों को डिस्कस हो चुका होगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा और हम इसके बाद में हम आप लोगों को चर्चा करेंगे कि इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा पॉइंट 8 और वो पॉइंट है, सभी लोग हेडिंग डालेंगे फोकस तल। अब आप सभी लोग बताएंगे फोकस तल क्या होता है। फोकस तल हमारा यही तो होता है जहाँ पे मतलब ये हमारा फोकस तल है, ये फोकस तल बनेगा जाके। देखो यहाँ पर फोकस तल क्या होता है, फोकस बिंदु से, यहाँ पे परिभाषा लिखेंगे फोकस तल की, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले, फोकस बिंदु से होकर जाने वाले और मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, ये हमारा पूरा फोकस तल बन जाता है। ये हमारा जो तल होता है वो फोकस तल होता है। यहाँ पर लिखेंगे फोकस बिंदु से होकर जाने वाले मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहते हैं। इसके बाद में एक हमारा लास्ट पॉइंट आता है पॉइंट 8
वो हमारा संबंध होता है किसमें, फोकस दूरी, सभी लोग लिखेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये लास्ट पॉइंट है आज के सेशन का, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हम प्रतिबिंब किस तरीके से बनते हैं और कहाँ बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें संबंध की चर्चा करनी है, और संबंध में हम क्या करेंगे, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध स्थापित करेंगे। तो यहाँ पर सभी लोग लिखेंगे गोलीय दर्पणों के छोटे द्वारक के लिए फोकस दूरी, छोटे द्वारक के लिए फोकस दूरी छोटे द्वारक के लिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। वक्रता त्रिज्या की ये आधी होती है फोकस दूरी। तो यहाँ पे लिखेंगे F इक्वल R/2। किसी भी गोली दर्पण के छोटे द्वारक के लिए ये प्रतिबंध लागू होता है कि छोटे दर्पणों के लिए, गोली दर्पणों के छोटे द्वारक के लिए फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, F इक्वल टू R/2। तो आप सभी लोग जानेंगे कि फोकस दूरी जितनी दर्पण की त्रिज्या होगी, अगर सपोज दैट दर्पण की त्रिज्या R इक्वल आपकी दी गई 10 सेंटीमीटर या 10 मात्रक, तो यहाँ पर जो फोकस दूरी आपकी होगी जाकर वो 5 होगी, इसकी आधी हो जाएगी। इसका मतलब है अगर कोई मतलब कोई वस्तु है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली दर्पण के सामने रखी जा रही है, तो वो प्रतिबिंब वहाँ पर 5 सेंटीमीटर दूरी पर, प्रतिबिंब से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, और उत्तल दर्पण में क्या होगा, बनता हुआ प्रतीत होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इतना हम पॉइंट क्लियर कर लेंगे। हम यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, और आप लोग क्या करोगे, यहाँ तक अपने नोट्स को क्लियर कर लेंगे जिससे आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। और हम आप लोगों को क्या करेंगे, भरोसा दिलाते हैं कि मैं आपका पूरा क्लास 10th का फिजिक्स और बायोलॉजी कंप्लीट करवा दूंगा, और टाइम से पहले ही। तो आप लोग क्या करोगे, हमारे साथ रहोगे और हमारे साथ यहाँ पे वर्क करोगे, जिस जैसा कि हम बताते रहें वैसा आप करते रहोगे। तो आज के लिए आप लोग क्या करोगे, इसका रिवाइज करेंगे। जितने भी पॉइंट मैंने 9 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किए, तो 9 पॉइंटों का डिस्कस करेंगे। रटोगे नहीं कोई भी, इस फिगर को कंप्लीट कर लेंगे, और फिगर के अनुसार ही आप लोग इस कॉन्सेप्ट को तैयार करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस वीडियो का सेशन अच्छा लगा हो, ठीक है, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। धन्यवाद।